Welcome to 80-20 series in which we are covering 80% of syllabus via 20% of the PYQs. So achieve more with the less. This is the episode 4 and in this episode we are going to discuss the salient feature of the constitution और उसमें हम specifically discuss करेंगे schedule या schedule. मैं यहाँ पे schedule बोलूंगा, जिसको जो बोलना है वो बोलना. Salient features of the constitution का मतलब है हमने already salient feature of the constitution episode 3 में देखा. उसमें हमने पार्ट्स को डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, डेमोक्रेसी को डिस्कस किया, बट आज हम शेड्यूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. सो विदाउट टेकिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं शेड्यूल्स पे. ये क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग. आपको वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है. आपको ये रूल पता चल गया होगा अब तक, ठीक है? आपको पहले खुद ट्राई करना है और देन विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. So, question है which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of the states and specifies their territories. So, इनमें से कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर ये लिस्ट दी हुई है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज? वेरी इजी क्वेश्चन. सो आंसर इज फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है, हमारे सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम जो है उनके नाम दिए गए हैं. बिल्कुल याद रखना है शेड्यूल कौन कौन सा, शेड्यूल 1 के अंदर. तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सेकंड शेड्यूल को भी जाने, थर्ड को भी जाने, फोर्थ को भी जाने, बट हम इन सब शेड्यूल्स पे आए हुए जो क्वेश्चन है उनसे इनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट शेड्यूल में थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाता हूं किस तरीके से दिखता है. ये 260 पेज नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओरिजिनल बेयर एक्ट, और वहां पे ये बहुत बड़ा चैप्टर है. फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर अपना बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने उसका एक पेज यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं. इसके अंदर जो है वो आपके स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए हुए हैं. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझना इस बात को. अगर यहाँ पे स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं शेड्यूल 1 के अंदर, इसका मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए होंगे. यस और नो? जब मैंने इस पूरे आर्टिकल को, इस पूरे शेड्यूल को देखा, तो वहां पे मैंने इतने पेजेस देखे जिसमें ये दिया हुआ है कि पर्टिकुलर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो इंक्लूड हुई है. ये बात ऑलरेडी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दी है. तो अब यहां से यूपीएससी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आपसे ये पूछे कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा स्टेट आया है, या वो स्टेट पर्टिकुलर कोई नाम दे दे और कह दे कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है. यस और नो? और आपको आगे पता चलेगा, मैं आपको और इसी सीरीज में आगे बताऊंगा कि कैसे हमारे आर्टिकल 1, 2, 3 में पर्टिकुलरली क्या लिखा हुआ है, और यूपीएससी ने वहां से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो इसको दिमाग में रखना है. सो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं. नागालैंड 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिमाचल प्रदेश 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मणिपुर 27th, त्रिपुरा 27th, मेघालय 27th. ये सब तीनों 1972 में बने, त्रिमेघमणि, ठीक है? मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय. उसके अलावा सिक्किम 1975, ये भी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. गोवा 1987, 56th अमेंडमेंट एक्ट. पुडुचेरी, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव, गोवा एंड दिल्ली, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चार, ये सब यूनियन टेरिटरीज आई हुई है. अगर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करूं तो ये पार्लियामेंट एक्ट से आई हुई है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है. दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है. अब इसी टाइप का अगर जब आप इसको ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, तो यहां से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एटलीस्ट फर्स्ट शेड्यूल को अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें. देखो रूल क्या है, रूल ये है, पीवाईक्यू का मतलब ये है कि पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हमें डिटेल में प्रिपेयर करना है, उसके ऑप्शंस को और उसके आंसर को, जिससे अगर फ्यूचर में उससे क्वेश्चन बनना जाए तो वो अब बेसिक पे नहीं जाएगा कि अब आपसे रिपीट करके ये नहीं पूछेगा कि भैया बताओ कि कौन से शेड्यूल के अंदर ये सब लिस्ट दी हुई है. अब रिपीट नहीं होगा, अब इसमें थोड़ा सा अंदर जाके वो क्वेश्चन पूछेगा. तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरीके से इस चीज को प्रिपेयर करें, और इसी के कारण अभी 2025 के अंदर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा. ये क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड पॉलिटी को मिला के पूछा गया है, तो एनवायरमेंट में भी डिस्कस करेंगे, बट हम पॉलिटी वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. क्लियर? सो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए. ये 2025 का क्वेश्चन है. क्या हमने ये जो इंफॉर्मेशन 2003 के क्वेश्चन से निकाली, क्या उससे 2005 के क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी, ये जानना जरूरी है. देखो
स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट एंड द स्टेट हैज अ 2 नेशनल पार्क। देखो ये क्वेश्चन यहां पे है हिस्ट्री का। अब ये कोई फोर्ट से बना हुआ है, इस कैपिटल का नाम ईटानगर जो है, ईटानगर, ईटा मतलब ईंट या फोर्ट, इस टाइप का हमें हिस्ट्री में देखना है। ये हिस्ट्री का इसके पीछे बैकग्राउंड है। और स्टेट हैज अ 2 नेशनल पार्क, ये एनवायरमेंट में हम नेशनल पार्क्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट का सही होना गलत होना अभी हमारे पॉलिटी से मैटर नहीं करता, बट ठीक है, अगर आपको पता है तो यस, अगर उस नॉलेज से देखें तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यस, स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस पे आया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये रहा नागालैंड 1963 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है। त्रिपुरा, इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, इट बिकम सेंट्रली administered territory with the reorganization of state 1956 later attained the status of full fledged state। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की अगर इंफॉर्मेशन हो तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, एक स्टेटमेंट हमारा पीवाईक्यू के अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस करें तो उससे हमारा ये एटलीस्ट हमें ये स्टेटमेंट तो पता एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ भाई स्टेटमेंट नागालैंड वाला सही है। वैसे इसका आंसर ऑल 3 है, ऑल द 3 आपको जानना है इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पॉज करके अच्छे से दीजिए और तसल्ली से देना है इसको। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके फिर से इसको पूछूंगा और यूपीएससी आगे कैसे पूछ सकता है वो भी बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ अ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। अगर आपको एक न्यू स्टेट बनाना है इंडियन यूनियन में, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल आप कॉन्स्टिट्यूशन का मस्ट बी अमेंडेड, वर्ड है यहां पे मस्ट, आपको अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, अब अगर मान लो हम ये लेके चलें कि अगर एक नया स्टेट बना रहे हैं तो उसका नेम कुछ होगा, कोई स्टेट बना रहे हैं तो एक नया नेम होगा, नया स्टेट होगा, न्यू क्रिएशन है, तो उसका नेम कहां पे लिखा जाता है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सो फर्स्ट शेड्यूल तो आपको मस्ट बी अमेंडेड होगा, अमेंडमेंट उसमें करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ये नाम उसमें डालना पड़ेगा कि भाई ये हमारे पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, फर्स्ट शेड्यूल में आपको डालना पड़ेगा। सो आंसर फर्स्ट शेड्यूल। अब देता हूं आपको एक गजब से इसमें एक मजेदार ट्विस्ट जो आपको समझना है यहां पे। देखो, ऐसे 2 शेड्यूल्स है जो आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अब ध्यान से समझना, इसने ऐसा क्यों पूछा? देखो, फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फिफ्थ दिया, फोर्थ क्यों नहीं दिया? ये आपने कभी सोचा? एक एग्जामिनर ने चाहता तो, अगर उसको पता है कि आंसर फर्स्ट है, सो फोर्थ शेड्यूल का नाम क्यों नहीं दिया यहां पे? यहीं पे ट्विस्ट है। आगे फ्यूचर में कभी क्वेश्चन यही रिपीट हो जाए और इसको ऐसे पूछा जाए, यहां पे शेड्यूल्स के नेम दे दिए जाए इस तरीके से, मैं आपको ओनली 1 ओनली 2 में बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान से समझना इसको, मेरी बात को। ये क्वेश्चन ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन रहे और नीचे लिख दिया जाए कि कौन कौन से शेड्यूल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तो मैं यहां पे लिख दूं फर्स्ट, ठीक है, थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ। ये बात समझ आ रही है? और यहां पे मैं लिख दूं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? अब यहां पे फर्स्ट, सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब शेड्यूल नहीं है जिसमें चेंज होगा, यहां पे आंसर होगा ओनली 2। ये बात समझना, क्यों? क्योंकि ये बात खुद हमारे आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। अभी मैं आपको उस आर्टिकल को दिखाऊंगा जिसमें ये एग्जैक्टली बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि जब भी अगर आपको न्यू यूनियन स्टेट में न्यू स्टेट बनाना है तो आपको 2 शेड्यूल्स को मस्ट अमेंडमेंट करना पड़ेगा। द फर्स्ट शेड्यूल इज फर्स्ट एंड सेकंड इज फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, आगे बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। ये 2 शेड्यूल्स चेंज होगी, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये लैंग्वेज देखो, ध्यान से समझो। सबसे पहले इस आर्टिकल 4 को समझो। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। अब 2 के अंदर क्या दिया हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर आपको न्यू स्टेट्स बनाने, मैं आपको इसमें भी अच्छे से समझाता हूं, आप समझना इस बात को। एंड आर्टिकल 3 में दिया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, मतलब अगर आपको आर्टिकल 2 से अगर नया स्टेट बनाना है या आर्टिकल 3 से बनाना है, किसी से भी आप नया स्टेट बनाओ, ठीक है, आप ऑल्टरेशन करके बनाओ, नया करके, तोड़ बोड़ के, ठीक है, उसको मरोड़ के 2 टुकड़े करके जो भी बना रहे हो, या कोई दूसरी कंट्री से उसका मर्ज कर रहे हो, कुछ भी XYZ। सो आर्टिकल 2 और 3 में अगर आप न्यू स्टेट बनाते हो, सो लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट्स
फॉर द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड द सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। डायरेक्टली ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 के अंदर मेंशन किया हुआ है। अब इतना डिटेल में हमें पता होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी यूपीएससी ने इस नॉलेज पे क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे फोर्थ उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया एग्जामिनर ने? क्योंकि फोर्थ भी उसका आंसर होता, इसलिए उसने यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल का नाम नहीं दिया। देखो ये 2001 का क्वेश्चन है और इसको समझना, और आगे फ्यूचर में आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है ये दोनों शेड्यूल, ऐसे दो शेड्यूल हमेशा चेंज होंगे जब भी आर्टिकल 2 एंड 3 में से आप कोई भी नया स्टेट बनाएंगे। अब बात आती है आर्टिकल 2 और 3 में क्या फर्क है, ध्यान से समझना, इसको समझो। आर्टिकल 2 का मतलब ऐसा है कि आप ऐसा कोई स्टेट बना रहे हो जो एग्जिस्टिंग नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, वो आप कोई दूसरी कंट्री से ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसको एडमिट कर रहे हो। यहां पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो एस्टेब्लिश, ठीक है, और एक आपका वर्ड होता है एडमिट, आप एडमिट कर रहे हो। सो आर्टिकल 2 के अंदर एक नॉन एग्जिस्टेंट स्टेट को आप एग्जिस्ट कर रहे हो, उसको लेके आ रहे हो, सो वो आर्टिकल 2 के अंदर होता है, और इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। बट आर्टिकल 3 इसके अंदर आपका स्टेट एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से उसका एग्जिस्टेंस है, ऑलरेडी बना हुआ है। अब उसके अंदर आपको उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, ऑल्टरेशन एरिया चेंज करना है, उसी में से नया स्टेट तोड़ के बनाना है, कुछ भी करना है, वो आर्टिकल 3 है। इसके लिए आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा? प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी, और वो प्रायर रिकमेंडेशन के बाद आप ये चीज पार्लियामेंट कर सकता है। अगर किसी स्टेट को अपना नाम चेंज करवाना है, फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी अपने वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करवाना चाहती है, देन पार्लियामेंट को, सेंटर को कहती है कि प्लीज आप नाम चेंज करो, पार्लियामेंट में बिल लेके और बंगला नाम कर दो इसका, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। बंगाली पीपल रहते हैं तो बंगला नाम होना चाहिए, वेस्ट बंगाल नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल दिखाता है माइंडसेट, सो बंगाल करना चाहिए। अब उसके लिए उनको आर्टिकल 3 में यहाँ पे पार्लियामेंट से ये कहना पड़ेगा, और पार्लियामेंट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 3 से एक स्टेट बना सकती है। आई होप आपको आर्टिकल 2 एंड 3 में फर्क समझ आ गया। अब एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूं मुझे पता है, बट कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बतानी जरूरत है। आर्टिकल 3 के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। वो कब होगा? अगर आप अपनी टेरिटरी को सेशन मतलब सीड कर रहे हो, किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हो, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगी। इसीलिए एक आपको अगर याद हो, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमने बेरूबरी यूनियन आपने सुना होगा, वो बांग्लादेश के साथ हमने जो डील की, उसमें आर्टिकल 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। ये बातें आपको इतनी दिमाग में रखनी है, और ये आर्टिकल 4 तो स्पेशली याद रखना है, फ्यूचर में यहां से क्वेश्चन बनने के देयर इज हाई चांसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़िए। Which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? फोर्थ शेड्यूल को कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? देखिए, इट कंटेन्स द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा शेड्यूल है? इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सा शेड्यूल है? इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ये शेड्यूल है? इट एलोकेट्स द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यसभा नहीं लिखा होता, काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा होता है, तो कई बार यहाँ पे राज्यसभा भी लिख देगा तो भी आपका माना जाएगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है राज्यसभा को, आप इतना आई होप आपको पता है। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू द राज्यसभा। आगे मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है, बस वही निमोनिक्स आगे बताऊंगा कैसे, जब सारे शेड्यूल्स हो जाएंगे उसको कैसे याद करना है, ठीक है। बट डी जो है वो शेड्यूल आपका होगा फोर्थ शेड्यूल, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। अदर शेड्यूल कौन कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्कीम दी हुई है 7th शेड्यूल के अंदर, लैंग्वेज दी है 8th शेड्यूल के अंदर, एंड रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इसके लिए दो है, एक तो है 5th एंड 6th, ठीक है। ये 5th एंड 6th दोनों ही ट्राइबल एरिया से है, बट उनमें भी क्या डिफरेंस है आगे यूपीएससी के क्वेश्चन दिखाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द 4 फर्स्ट शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम दिए हुए हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, एज पर दी आर्टिकल 1 to 4। सो आर्टिकल भी मैंने बता दिया, आर्टिकल 1 में वो लिखा हुआ है, आपको अगर पता हो कि जो इंडिया है, इंडिया दैट इज अ भारत, ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, आपको पता हो तो वो आर्टिकल 1 में है, 2 के अंदर, 3 के अंदर आपको बता दिया है, 4 में भी बता दिया क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, फिर है सेकंड शेड्यूल के अंदर सैलरी एंड प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस और ऑडिटर जनरल, कंपेंट्रल कैग के दिए हुए हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, फ्यूचर प्रेडिक्शन है मेरी, यहां से हमेशा याद रखना, आपको यह पता होना चाहिए पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर कौन कौन से पोस्ट के लिए एम्यूलमेंट्स दिए हुए हैं, एंड यू विल टोटली टेकन अबैक। जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसको आप सोचते हो कि शायद इनकी यहाँ पे सैलरी प्रिविलेजेस दी होनी चाहिए, बट वहां पे आपको नहीं मिलेगी। एंड आपको ओथ के अंदर पता होना चाहिए किन किन की ओथ है, इन दोनों में डिफरेंस करवा के कभी भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। शेड्यूल 2 एंड 3 ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन है, यहां से अब ध्यान से इसको पढ़ना है। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं पढ़ने के लिए, ठीक है, कमेंट के लिए नहीं, होमवर्क के लिए, कि आप 2 और 3 शेड्यूल को अच्छे से पढ़ना, और यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि किन किन की यहाँ पे सैलरीज एंड प्रिविलेजेस दिए हुए हैं और किन किन के ओथ्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों में डिफरेंस करोगे, जब मेरे को याद कर लेना कि भैया ने कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल धक्का लगने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ धक्का लगेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है इनको। उसके बाद शेड्यूल 4 राज्यसभा की सीट्स दी हुई है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of the scheduled areas in this several state? ठीक है, इसमें फिर यूपीएससी ने क्या किया है, थर्ड पूछा है, फिर फोर्थ नहीं दिया, ठीक है, फिर फिफ्थ पूछा है, सिक्स्थ नहीं दिया, ठीक है, सेवेंथ पूछा है, एट्थ नहीं दिया, सीधा नाइन्थ पूछा। ठीक है, तो दो यहां पे ट्राइबल एरिया के लिए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। ठीक है, और शेड्यूल एरियाज दिए हुए हैं जो हमारे मेनलैंड इंडिया के अंदर है, वो दिया हुआ है आंसर बी फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करेंगे फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन, फिर मैं आपको इसका जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल में क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, किसके लिए बनाया गया है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है, डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स। सो फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल वेरी इजी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस थिंग, नॉलेज बेस्ड है, कोई तुक्काबाजी इसमें नहीं होगी। तुक्काबाजी करोगे तो ऐसे कर सकते हो, दो सिमिलर है, ए से डी में कुछ होगा या बी और सी में, तो ये सब तुक्काबाजी में कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल क्लियर। इसमें आपको दिमाग में रखना है शेड्यूल ट्राइब, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, थर्ड दिया है, फिफ्थ दिया है, नाइन्थ दिया है, ट्वेल्थ दिया है, फिर यहाँ पे देखो सिक्स शेड्यूल नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपको पहले से पता है फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, प्राइवेट पार्टीज, माइनिंग, ठीक है, बिकॉज ट्राइबल एरियाज के लिए ट्राइबल वर्ड देखते ही फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल दिमाग में आना चाहिए। सो आंसर इज फिफ्थ शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, इसलिए मैंने शेड्यूल के अंदर अरेंज करके इनको आपको पूछा है। मेरे को बहुत टाइम लगा है सच में इस सब क्वेश्चन को ढूंढने में, इनको अरेंज करने में, सबसे ज्यादा टाइम लगता है इनको अरेंज करने में, बट ठीक है, ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, इसी जुनून के अंदर ये सब हो चुका है और आप लोगों का सपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the following statement best reflects the consequence of it? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को फिफ्थ शेड्यूल के अंदर लाया जाता है, so which one of the following statement best reflect the consequence, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा, वो आपको बताना है अगर फिफ्थ शेड्यूल में कोई एरिया आ गया तो। अब देखिए ध्यान से, this would prevent the transfer of land of tribal people to the non tribal people, okay, this would create a local self governing body in that area, ठीक है, this would convert that area into a union territory, ठीक है, the state having such area would be declared special category state, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं 2019 का, तो आपको कुछ समझ आए। अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? क्या हम इस क्वेश्चन से, इस पूरी स्टेटमेंट से क्या यहां पे कुछ सोच सकते हैं? दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ द ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है, नल एंड वॉइड यहां पे किया जा सकता है अगर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज, ठीक है, नल एंड वॉइड, तो इससे एक
आपको 2019 से ये इंस्पिरेशन मिल सकती है। अगर ढंग से किया हुआ हो तो 2022 का ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिना किसी डाउट के हो सकता है। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। ठीक है, इसके लिए हमने एक्ट बनाया हुआ है। सेकंड जो स्टेटमेंट है बी, उसके लिए एक्ट है पेसा एक्ट। ठीक है, पेसा एक्ट ऑफ 1996 ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, हम पंचायत के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी, नहीं है ये बिल्कुल। अब देखो यहां पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दिया हुआ है। सो आप मुझे बताएंगे एक तो कमेटी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरत होती है और वो कंडीशंस कौन सी कमेटी ने बताई है। ठीक है, तो आप मुझे एक तो कमेटी का नाम बताएंगे और दूसरा आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होती है इन ऑर्डर टू गेट द स्टेटस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द होमवर्क। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का। ठीक है, ध्यान से इसको करना और मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टली दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के रेफरेंस में आंसर बताना है। ठीक है, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। ठीक है, यूपीएससी ने 5th शेड्यूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, आप समझो इस बात को। 6th पे इतने नहीं पूछे, बट इसको ध्यान से पढ़ोगे तो थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, a state government, a state government, a state government, ध्यान से सुनना, a state government loses its executive power in such area and local body assumes total administration। क्लियर, ये बात समझ आ रही है? अब ये वही बच्चा आंसर कर सकता है जिसको 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में डिफरेंस अच्छे से पता हो। ठीक है, और इसका डिफरेंस में भी कंफ्यूजन होती है कई बार। इसमें मेन कंफ्यूजन क्या होती है, किसके पास कितनी पावर है? भाई यूनियन के पास कितनी पावर है? ठीक है, गवर्नर के पास कितनी पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है? प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है? ये बड़ी कंफ्यूजन सी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6th शेड्यूल ज्यादा पावर देता है। पहली बात तो ये देखो, डिफरेंस करवाएगा तो वो जो नियर जो क्लोज कॉन्सेप्ट होगा उसको चेंज कर देगा जो कॉन्सेप्ट पूछा है। तो 5th शेड्यूल का नाम में आपको 6th शेड्यूल का डिस्क्रिप्शन देके वो झांसे में ले सकता है, और इसने यही किया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट लूजेस नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर रहती है। अगर मैं आगे समझाऊंगा 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में डिफरेंस, ठीक है, वो भी एक नए वे के अंदर, तो उसको समझना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक अ टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। देखो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें दो डिबेट है, एक कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसका आंसर अगर कुछ चेंज होगा अभी जो मैं बता रहा हूं तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा जब भी ऑफिशियल की आएगी। बट इसको समझो, अभी जो मेरा अंदाजा है, जो मैंने ध्यान से 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को रीड किया है, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। वाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, ऐसा कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ ही नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि ऐसा कोई वर्ड टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है। यहां भी वर्ड इन्होंने टोटल एडमिनिस्ट्रेशन दिया, यहां भी वर्ड इन्होंने टोटल एडमिनिस्ट्रेशन दिया, तो ये गलत है कि टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया। इसको थोड़ा सर्टल करने की कोशिश की यहां पे, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस होते तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते। ये बात समझ आ रही है? बट कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ते हैं, जब 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को ध्यान से पढ़ते हैं, मैंने इवन इस क्वेश्चन के लिए पूरी शेड्यूल्स को 5th एंड 6th को पढ़ी है, तो मेरा अंदाजा ये कहता है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है। एक तो ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, फिर उसको थोड़ा सर्टल करने की कोशिश की अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का हो सकता है, बट अगर जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ा हुआ है वही इस आंसर को कर सकता है। इस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट इन द एग्जाम हॉल, सो इसका आंसर है नीदर 1 एंड नॉट 2। ठीक है, अभी तक के लिए। बाकी अगर चेंज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर, अगर कुछ चेंज होगा तो। अगर नहीं हो
तो समझ लेना आंसर यही है, ऑप्शन डी, नीदर 1 एंड नॉर 2। अब ध्यान से समझो हमारे क्या समझना है। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, अब ये लक्ष्मीकांत से थोड़ा सा अलग है, इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको अरेंज किया, इसको समझो कि किसके पास ज्यादा पावर है, किस शेड्यूल के हिसाब से किसके पास ज्यादा पावर हो सकती है, कम पावर है, सबकी पावर को हम डिस्कस करेंगे अंडर द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। ठीक है, 5th शेड्यूल एरिया फॉर द मेनलैंड इंडिया, पहली बात तो ये, ठीक है, एंड 6th शेड्यूल इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन्स इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सो 6th शेड्यूल का एरिया बिल्कुल फिक्स है, कन्फाइंड है, वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इट इज कन्फाइंड टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये बिल्कुल दिमाग में आपको बात रखनी है। वेयर द 5th शेड्यूल एरिया कैन बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा जो भी एरिया होगा जहां जहां पे पैचेस के अंदर आपको ट्राइबल्स मिलेंगे, ट्राइबल्स डोमिनेटेड एरिया होंगे, उन सबको हम शेड्यूल एरिया कह सकते हैं, ऑल ओवर द मेनलैंड इंडिया। दिस इज द एरिया कवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कवर्ड, ये समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट थ्रू द स्टेट लेड एडमिनिस्ट्रेशन, इस वर्ड को समझो, स्टेट लेड एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे क्या लाइन दी हुई, ध्यान से समझो, ये क्यों स्टेटमेंट गलत है? द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी अज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या था, 5th शेड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th शेड्यूल? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th शेड्यूल इज द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल इंटरेस्ट थ्रू द स्टेट लेड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्टेट के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो उसका डेवलपमेंट करेगी शेड्यूल एरिया, ये है ऑब्जेक्टिव। तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट दी ऑब्जेक्टिव है ये स्टेटमेंट, की बात समझ आ रही है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ हो सकता है आपका 6th शेड्यूल के अंदर, बट नॉट इन द केस ऑफ 5th शेड्यूल, ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ पे 6th शेड्यूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, सेल्फ गवर्नेंस, वो खुद गवर्नेंस करें, इनमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। सो ज्यादा पावरफुल कौन सी शेड्यूल है? यहीं से समझ आता है कि 6th शेड्यूल इज मोर पावरफुल, जहां पे स्टेट की पावर इतनी नहीं चलेगी, उनका खुद सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इज द मेन फीचर। क्लियर? नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी अंडर 5th शेड्यूल? कैन इशू डायरेक्शन, यहां पे वर्ड क्या दिया है? डायरेक्शन, इशू कर सकता है डायरेक्शन। यहां पे क्या वर्ड दिया है? यहां पे क्या दिया हुआ है? ये देखो, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरिया यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। अरे टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं की गई, यहां पे बात क्या की गई है? डायरेक्शन इशू कर सकता है, कैन इशू डायरेक्शन to the state on administration of scheduled areas, article 339, receive annual report from the governor on the scheduled area, can amend the schedule by the ordinary law। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी 5th शेड्यूल की? अगर मैं बात करूं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट फुल्ली एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल एरियाज, पावर है इसके पास, एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टैब्लिश एंड रेगुलेट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी बनेगी 5th शेड्यूल के अंडर। इंप्लीमेंट लॉज अनलेस मॉडिफाइड बाय द गवर्नर, गवर्नर के पास पावर क्या रहेगी? मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी है अंडर 5th शेड्यूल, ठीक है। सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, कैन मॉडिफाई रेस्ट्रिक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस गुड गवर्नेंस इंक्लूडिंग लैंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, मनी लेंडिंग, लैंड एनरोलमेंट रेगुलेशन रिक्वायर। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, आपने देखा है, ठीक है। मोटा मोटा ये बात है 5th शेड्यूल के बारे में। 6 की बात करूं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू आर्टिकल 275, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई ओनली इफ स्पेसिफाइड एंड अदरवाइज काउंसिल हैव ऑटोनॉमी। ये पूरा ऑटोनॉमस बेस्ड है, बस आपको फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आप आंसर को कर सकते हो। अगर आपको फिलॉसफी पता है कि 5th शेड्यूल की ऑब्जेक्टिव क्या है, फिलॉसफी क्या है, 6th शेड्यूल इज मोर ऑटोनॉमस, मोर जो है वो आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज, मतलब लोकल लोगों के पास, ट्राइबल के पास जो है वो पावर, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर very sensitive as compared to mainland India. The tribes of northeast states are very sensitive, they are very shy in nature, but however the mainland tribes are very different, they are now become a part of the mainstream society, so that's why they get more autonomy under the 6th schedule, whereas the 5th schedules, the tribes under the 5th schedules get we can say they are under the state led administration as compared to 6th schedule। ये याद रखना बात, ठीक है। यही फिलॉसफी याद होगी तो आगे के फ्यूचर क्वेश्चन हो सकते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट डायरेक्टली इंटरवेन, नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा पावर नहीं है यूनियन की, यहाँ पे पार्लियामेंट डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नर, गवर्नमेंट की बात करूं तो लिमिटेड कंट्रोल है, मेनी फंक्शन ट्रांसफर टू दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो यहाँ पे बनता है एडीसी, यहाँ पे बनता है टीएसी, यहाँ पे बनता है एडीसी, ठीक है। 6th शेड्यूल मतलब ऑटोनोमस, वर्ड से ही समझो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमी, ज्यादा ऑटोनॉमी, स्टेट लॉज डू नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली, ठीक है। एडीसी में मॉडिफाई रिजेक्ट, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली स्टेट लॉज अप्लाई ही नहीं होते, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी यहाँ पे पावर
ज्यादा है नहीं। जो डिस्क्रिप्शन हम देख रहे थे 5th शेड्यूल के अंदर वो बिल्कुल गलत है, वो 6th शेड्यूल का डिस्क्रिप्शन बैठता है। गवर्नर रिटेन्स ओवरसाइट, गवर्नर के पास क्या पावर होगी? रिड्यूस यूनिलेटरल पावर, क्रिएट्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, अप्रूव लॉ पास बाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कैन सस्पेंड एक्ट्स, पार्लियामेंट के एक्ट कर सकता है, हैज पावर टू डिसॉल्व, सस्पेंड, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट मोर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन रेदर देन सोल अथॉरिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन की तरह काम आएगा। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, 5th शेड्यूल के अंदर रिसीव, इवैल्यूएट गवर्नर एनुअल रिपोर्ट, में डायरेक्ट गवर्नर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट असेंड टू द गवर्नर रेगुलेशन। नो एनुअल रिपोर्ट मैकेनिज्म, यहाँ पे 5th शेड्यूल में कोई भी एनुअल रिपोर्ट वाला मैकेनिज्म नहीं है। President does not directly intervene in the autonomous district matter, involved indirectly only through the national laws that may extend to the 6th schedule areas. Local governance की स्ट्रक्चर, नो ऑटोनोमस काउंसिल सिस्टम, यहाँ पे कोई ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है, स्टेट सेंट्रिक है, टीएसी ओनली एडवाइजरी बॉडी है। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो बिल्कुल एडवाइजरी है, वो उसके स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के अंदर कि ये जो ये काउंसिल्स होती है इनका स्टेट लेजिस्लेचर में कोई रिप्रेजेंटेशन है, अगर है तो उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनके पास सब पावर होती है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर इनके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, गवर्नर ओवरराइड कर सकता है। यहाँ पे लेजिस्लेचर पावर किसके पास है? एडीसी फॉर द सब्जेक्ट लाइक लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज, सोशल कस्टम। बिकॉज समझो, आप कॉन्टेक्स्ट समझो, नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट समझो तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आगे से कभी फ्यूचर में दिक्कत ही नहीं होगी। जुडिशियल पावर, नन ऑफ द टीएससी और द स्टेट गवर्नर में रेगुलेट थ्रू रेगुलेशन, एडीसी कैन क्रिएट कोर्ट्स फॉर द ट्राइबल डिस्प्यूट्स। सो आपको इसमें समझ आएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, यहाँ पे लेवी टैक्स, रेवेन्यू, फीस, टोल्स। मतलब बेसिकली अगर मैं एक लाइन में 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल की बात करूं तो आपको क्या दिमाग में रखना है? 5th शेड्यूल जो है वो स्टेट के अंडर जो है वो एडमिनिस्टर करता है, वेयर एज 6th शेड्यूल हैव मोर ऑटोनॉमी। बस आपको ये ऑब्जेक्टिव और ये फिलॉसफी दिमाग में रखनी है। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जो आपने पहले पढ़ा उसमें और अब में क्या फर्क लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच का मतलब क्या है? कि वो करेक्टली मैच नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन 4 के अंदर 3 सही है, 1 गलत है। आंसर हमें क्या निकालना है? 1 गलत। कई बार ये नोट नहीं पढ़ते तो इससे भी 2 नंबर चले जाते। ये ब्लंडर्स नहीं करनी, नोट को बहुत अच्छे समझना है। नोट का मतलब क्या है? नॉट करेक्टली मैच हमें पिक करना है। इसका मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, वो गलत वाला पकड़ते हैं। चलो भाई ढूंढते हैं क्या गलत है इसमें। सबसे पहले कह रहे हैं कि फॉरेस्ट है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है यूनियन लिस्ट के अंदर, पब्लिक हेल्थ है स्टेट लिस्ट के अंदर। चलो भाई कौन से सही है पहले ये समझते हैं। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, इतना तो पता है। ठीक है, चलो भाई डी तो है, ये तो सही है स्टेटमेंट, मतलब ये गलत वाला तो नहीं है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस पूरे इंडिया में, ठीक है, यूनियन के अंडर होगा, बिकॉज इसके अंदर हर पोस्ट ऑफिस एक ऐसा है कि इंटर स्टेट वाली चीज है। ठीक है, इधर से इधर जो है चीजें जा रही है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें इंटर स्टेट वाली बात है, तो यूनियन एक सेंट्रलाइज एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो ये भी सही है। अब सवाल उठता है स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेस्ट। ठीक है, सो ये दो तो सही है, ऑलरेडी सही है, तो आगे फ्यूचर के लिए हमें याद रखना है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट में, क्योंकि सही दिया हुआ है ऑलरेडी 2004 के क्वेश्चन में, और पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आता है कि स्टेट एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज सॉरी, ये कॉन्करेंट के अंदर है और फॉरेस्ट कॉन्करेंट में है। चलो भाई फॉरेस्ट तो कॉन्करेंट में है, ये भी हमें पता है, ये भी कॉन्करेंट में लाया गया है। ठीक है, सो ये अगर अमेंडमेंट थोड़ी नॉलेज हो तो पता है, यहाँ पे 50-50 का गेम है। ठीक है, अगर आपको पता हो फॉरेस्ट कॉन्करेंट में है तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इसलिए कॉन्करेंट में नहीं होगा, ये यूनियन लिस्ट में होगा, ये बात समझो। ठीक है, तो यही यूपीएससी यहाँ पे चेंज कर सकता था और यही किया उन्होंने। स्टेट लिस्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या किया, उनके सामने कॉन्करेंट लिस्ट दिखा तो कॉन्करेंट डाल दिया, इसको यूनियन था, यूनियन वाली 2 देखी, यहाँ पे लिस्ट को खोली तो वहां पे यूनियन वाला था, उसको कॉन्करेंट कर दिया। ठीक है, और ये गलत कर दिया, और ये आंसर है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस
इंफॉर्मेशन को याद रखनी है इन ऑप्शंस को, क्योंकि यूपीएससी आगे इन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चन बनाएगा। चलो देखते हैं क्या बनाया कि नहीं बनाया, या हम ऐसी हवाबाई बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या जानना है, 1976 को जानना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड हुए फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। वो कौन से थे, हम ये लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड वेट्स एंड मेजर्स एक्सेप्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। अगर ये नॉलेज होती तो इससे ये फॉरेस्ट वाला आप सही मानते, और ये दो लॉजिक से आपको पता है। स्टेट लिस्ट भी अगर पता हो तो ठीक है, हेल्थ वाला, और ये भी लॉजिक से सही हो सकता है, और ये 3 सही है, ये गलत है, ये लॉजिक से हमारा आंसर निकल सकता है। तो इसके लिए ये पता होना जरूरी था 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, फिर से क्वेश्चन, which one of the following subjects is under the union list in the 7th schedule of the constitution of India? इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में होगा? ठीक है, मतलब 3 यहां पे यूनियन लिस्ट में नहीं है, कोई एक है जो यूनियन लिस्ट में, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, कई बार दिक्कत हो ना इंटरप्रिटेशन में, ऐसा डायग्राम बना लिया करो जिससे कभी भी दिक्कत ना हो और हमारे 2 नंबर बिल्कुल भी हम खोए ना। ठीक है, 3 गलत है। अब 3 गलत कौन से हैं, गलत निकालने बड़े इजी है। अब 3 गलत है तो आप कॉमन फीचर्स देखो, यहां पे कॉमन किसमें है चीजें। ठीक है, कॉमन क्या है, कॉमन अगर हमें मिल गए ना तो हमारा काम हो जाएगा। 3 गलत है तो गलत वाले ढूंढते हैं। चलो, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड नहीं पता, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड पब्लिक हेल्थ। अगर ध्यान से समझो इस 2006 के क्वेश्चन को, तो ये कॉमन है, बी एंड सी। एग्रीकल्चर एंड फिशरीज को हम साथ में पढ़ते हैं। अगर आपने जीएस 3 में एग्रीकल्चर पढ़ा हो तो एग्रीकल्चर एंड फिशरीज दोनों एक साथ आंसर नहीं मतलब हो सकते। अगर इनमें से कोई आंसर होता, ठीक है, एग्रीकल्चर होता तो फिशरी भी होता। ठीक है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कॉमन है ये। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है तो ये कॉमन है, जिसका मतलब ये दोनों गलत है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन दोनों ही कट गए, ये तो हमारे आंसर नहीं है। अब या तो पब्लिक हेल्थ है या फिर रेगुलेशन ऑफ लेबर, सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड। ठीक है, सो पब्लिक हेल्थ ऑलरेडी हमें पीवाईक्यू से पता है, पब्लिक हेल्थ इज इन स्टेट लिस्ट। समझ आया पीवाईक्यू कैसे काम आता है। ये कॉमन लॉजिक से हो सकता है, और ये हमें पता है पब्लिक हेल्थ ऑलरेडी हमारे पीवाईक्यू में दिया हुआ है स्टेट लिस्ट में, तो ये भी कट हो गया। आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके अलावा कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो एग्जामिनर ने इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाया, देखो ये कितने छोटे छोटे स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, क्यों बनाया भाई, क्यों मेहनत की, है ना, कुछ तो मेहनत की, कुछ तो सोचा होगा कि यार इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पूरा टाइप किया, मेहनत की, क्योंकि यही आंसर है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये कई बार लग जाते हैं इस तरीके से, बट ये हमें रखना है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैं कहूंगा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शुड बी योर नॉलेज, ठीक है, एंड कॉमन सेंस। ज्यादा से ज्यादा कॉमन सेंस एंड नॉलेज पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी। अगर ये फेल हो जाती है तब आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आ सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं एक ही बात कह रहा हूं बार बार, अभी हम 21st सेंचुरी के बच्चे हैं। ठीक है, यहां पे कृष्णा की फिलॉसफी काम आएगी। कृष्णा की फिलॉसफी क्या है, कोई भी चीज साम, दान, दंड, भेद, ठीक है, इन चारों से कैसे भी करके हमें आंसर निकालना। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, आंसर निकालना। ठीक है, यहां पे वो प्लीज वो फिलॉसफी मत लगाना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस तरीके से ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया, फॉलो मैं कह रहा हूं कैसे भी कर लो, आंसर निकलना चाहिए सही क्या है। बात समझ आ रही है, कैसे भी हो, अब तुम जुगाड़ से करो, कॉमन सेंस से करो, एग्रीकल्चर फिशरी एक कॉमन होगा, जुगाड़ करके करो, यही तरीका है और यही टेस्ट कर रहा है यूपीएससी कि आप कितने काम रह के ये सब जुगाड़ लगा के आंसर को निकाल सकते हो। वो नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी पहले के एपिसोड में बताया हुआ है। नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान से समझना, इसमें से कौन सा सही है। इसका सही है मतलब 3 गलत है, एक सही है। बात समझ आ रही है, हमें एक सही वाले को दें, 3 गलत वाले पकड़ते हैं। चलो भाई देखो, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। भाई माइग्रेशन मैंने पहले क्या कहा, जो चीज इंटर स्टेट होगी, बात समझ आ रही है,
वो स्टेट के अंडर नहीं हो सकती। इंटर स्टेट के लिए एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए और वो यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए, तो वो यूनियन लिस्ट का मैटर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सिमिलर इसी तरीके से इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी स्टेट लिस्ट का है, ये भी गलत है। इसी फिलॉसफी से, मैंने पहले ही इस फिलॉसफी को बताया हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये यूनियन का, ये इंटरस्टेट वाली कोई भी चीज होगी वो यूनियन में होगी। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यूपीएससी ने किया क्या था, उन्होंने, जो एग्जामिनर था, उन्होंने यूनियन लिस्ट खोल के रखी थी, उनको क्वेश्चन बनाया था यूनियन लिस्ट से। तो क्या किया, ये चार टॉपिक यूनियन लिस्ट वाले देखे, कॉर्पोरेशन टैक्स, इंटरस्टेट क्वारंटाइन, ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, इन चारों को देखा। अब उनमें क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, उनको किसी को स्टेट में कर दिया, किसी को स्टेट में कर दिया, गलत बना दिया उन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से भी सोच सकते हैं। और यहाँ पे आपका ऑड वन आउट भी लग रहा है, अगर ऑड वन आउट देखे तो ये ऑड वन आउट है। ठीक है, जस्ट हमें ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मैं अभी आपको ट्रिक्स ऐसे नहीं कहूंगा कि यही मानो, यही माननी है, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखो। ऑब्जर्वेशन कब आपको फाइनलाइज करनी है, बिफोर एग्जाम, जब आपके सारे पीवाईक्यूज हो जाए, तो अपनी ऑब्जर्वेशन को फिक्स कर लीजिए कि अगर मैं फंस जाऊं तो भैया मुझे मेरे जो पहले यूपीएससी का ट्रेंड और ऑब्जर्वेशन है, जो वो आम तौर पे करता आ रहा है, मुझे उसके हिसाब से अपने प्रीलिम्स के अंदर आंसर करने हैं। नो मैटर जो है मुझे पता हो नहीं पता हो, बट ऑब्जर्वेशन वहां पे काम है। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो कि क्या, देखो ऑड वन आउट कितने में लग रहा है, ज्यादा में लग रहा है, बिकॉज पूरा प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 200 में से 200 नहीं लेके आने, अगर 200 में से 200 लेके आने होते तो हम सोच सकते थे कि यार हमें नॉलेज चाहिए। ठीक है, हमें तो एवरेज निकालना है, हमें तो 100 नंबर लेके आने हैं, 110 लेके आने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आज की कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें चलना होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट दी हुई है, ध्यान से इस लिस्ट को एक बार देख लो। यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, ठीक है, एयरवेज, पोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड, करेंसी, ये सब आते हैं। ठीक है, स्टेट में क्या क्या आ रहे हैं, एग्रीकल्चर, पुलिस, ठीक है, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एंड लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री। कंकरेंट में ये सब आपके आ रहे हैं। ठीक है, आपका एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, ठीक है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सब चीजें आ रही है। रेजिडरी पार, जैसे साइबर लॉज है, ये सब किसके हाथ में होते हैं, सेंटर के हाथ में होती है रेजिडरी पार। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को ये मत समझना कि ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट में दिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स वो वहां पे पूछा है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा वो आपका यूनियन लिस्ट में आएगा, ये बात समझना। ठीक है, तो इसको ऐसे दिमाग में मत लगाना। अब मैं देखता हूँ ये लिस्ट आपने कितने अच्छे से ऑब्जर्व की है, इसी पे एक क्वेश्चन लिस्ट से ही पूछ लेते हैं। चलो 2023 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट 1, इन इंडिया prisons are managed by state governments with their own rules, ठीक है, एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। ठीक है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर प्रिजन्स है? ठीक है, अगर आपको ये पता है तो वेरी गुड। इन इंडिया prisons are governed by the Prison Act of 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments। अब इसमें नॉलेज चाहिए। अब मुझे देखो या आपको, किसी को भी, हमें ये नहीं पता होगा, यहां पे हमें रिस्क लेनी पड़ेगी, बट हमें ये तो पता है ना कि ये चीज सही है, क्योंकि अभी मैंने लिस्ट दी आपको दिखाई। ये सब लिस्ट कहां पे दी हुई है, 7th शेड्यूल को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अंडर 7th शेड्यूल देयर आर 3 लिस्ट, तो उन लिस्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं मैं आपसे वही बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, सो प्रिजन वाला हमें पता है कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, बिकॉज स्टेट अपने हिसाब से प्रिजन्स जो है वो करते हैं, प्रिजन्स को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। सभी स्टेट के अपने अपने रूल्स है, अपने अपने खुद के रेगुलेशंस है। ठीक है, सो ये प्रिजन बिल्कुल सही है। अब ये इससे मिलता जुलता है, ध्यान से समझो। अगर इसमें बिकॉज लगाओ तो समझोगे, इन इंडिया प्रिजन आर गवर्नमेंट प्रिजन एक्ट, हो सकता है 1994, और ये प्रिजन को कंट्रोल में रखता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सो दैट, अब देखो बिकॉज ये क्यों है ऐसा कि प्रिजन स्टेट गवर्नमेंट में, बिकॉज ऐसा हमारे एक्ट में दिया हुआ है, जहां पे प्रिजन कंट्रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर ही दिया हुआ है। समझ आ रही है बात? ये बिकॉज को बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई आंसर होगा
both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. This is the answer. ध्यान से समझना है. Clear? लिस्ट को रट लेना जो मैंने यहाँ पे भेजी है, आपको यहाँ पे दिखाई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. दिस इज जस्ट फॉर कॉमन सेंस. Which one of the following provisions of the Constitution of India have bearing on the education? ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो डीपीएसपी का मतलब बियरिंग का मतलब क्या है? क्या वो एजुकेशन को के ऊपर इंपैक्ट डालेगा? तो डीपीएसपी भी एजुकेशन पे इंपैक्ट डाल सकता है, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज भी डाल सकता है, 5th शेड्यूल भी डाल सकता है, 6th शेड्यूल भी जा सकता है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज के अंदर भी एकलव्य स्कूल ऑफ मॉडल है, तो एजुकेशन तो उसमें भी है. 7th शेड्यूल है तो लिस्ट है, लिस्ट में भी जो एजुकेशन है उसमें कहीं भी कुछ चेंज हेर फेर होगा तो एजुकेशन में बियरिंग कुछ तो इंपैक्ट आएगा ही ना. समझ आ रही है बात? तो हमने कल एक कॉन्सेप्ट मतलब लास्ट एपिसोड में हमने एक बात की थी. क्या बात की थी? लास्ट एपिसोड में मैंने आपको नैरो वर्सेस ब्रॉड की बात की थी. ठीक है, मैंने कहा था एजुकेशन इज वेरी ब्रॉड. समझ आ रही है बात? इसको नैरो मत समझना, इसको ब्रॉड समझना. कुछ ना कुछ तो फर्क डाल ही सकता है ना, कुछ ना कुछ तो बियरिंग इंपैक्ट हो सकता है ना डीपीएसपी का. नहीं, इसको नहीं साबित करना, इसको नो करना इज वेरी डिफिकल्ट. इसके लिए आपको कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे तो आपके ये बता पाओगे कि डीपीएसपी का कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से, इसका कोई बियरिंग नहीं है एजुकेशन से. ये बात समझ आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं डीपीएसपी के अंदर एजुकेशन रिलेटेड जो है वो आपके डीपीएसपी दिए हुए हैं, चाहे वो विद इन स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर चाहे इनइक्वालिटी को खत्म करना हो, इक्वलिटी स्टेब्लिश करना हो, वो भी एजुकेशन के ऊपर बियरिंग डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है. बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? सो ये साबित करना, ये प्रूफ करना वेरी डिफिकल्ट है. इसके लिए पूरा रिसर्च पेपर भी कम पड़ जाएगा कि जिससे आपको एक को उठा के ये कह दो कि नहीं इसका बियरिंग नहीं है एजुकेशन पे. सो आपको ऐसा ब्रॉड सोचना है. ठीक है, इसमें ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी. यहाँ पे कौन मरता है? ओवर थिंकर्स. यहां से यूपीएससी किसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है? ओवर थिंकर्स को, जो ज्यादा सोचते हैं, जो बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं. चीजों को सिंपल रखिए, जितना सिंपल रखोगे उतना फायदा होगा जिंदगी के अंदर, साथ साथ यूपीएससी के अंदर भी, दोनों में. सो आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th शेड्यूल से है. 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. ठीक है, तो 9th शेड्यूल कब आया था? 9th शेड्यूल आया था, ये तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही आ गया था. ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर इतना पता हो 9th शेड्यूल आ गया था, लैंड रिफॉर्म्स लेके आने थे, तो हमें पता होगा नेहरू जी की देन है. ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, नॉट लाल बहादुर शास्त्री, ना इंदिरा गांधी, ना मोरारजी देसाई. इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में यूपीएससी कभी भी कोई भी शेड्यूल, कोई पर्टिकुलर शेड्यूल होगी, वो पूछ सकता है किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर वो पर्टिकुलर शेड्यूल लेके आई गई है. आगे मैं एक क्वेश्चन में आपको ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्शन करके दिखाता हूं कैसे होगा ये. ठीक है, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू. विद सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, देखो ये रहा, इंट्रोड्यूस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जवाहरलाल नेहरू. 47 से 64 इनका टाइम पीरियड था. ठीक है, द की फीचर ऑफ दिस listed law is the immune from the being challenged in the court on the ground they violate the fundamental right enshrined in the constitution. मतलब ये सीधी सी बात है, ये 9th शेड्यूल इस तरीके का एक मैजिकल बॉक्स है. इसके अंदर आप कोई भी लॉ लेके आ जाओ, कोई स्टेट का लॉ लेके आ जाओ, जो यूनियन का पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ लेके आ जाओ, इसमें डाल दिया तो वो मैजिकल बॉक्स में जाने के बाद उससे किसी को भी डर नहीं है. ठीक है, आप उससे किसी भी इंडिविजुअल का कुछ भी छीन सकते हैं, ऐसा मान के ये चीज की गई थी. लेकिन बाद में इस पे जुडिशरी ने बोला था, उस पे एक क्वेश्चन है, फिर मैं उस पे अपनी बात को पूरा करूंगा. बट यहां तक यही बात समझो, वो एक मैजिकल बॉक्स है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो और फिर कोई भी चाहे वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करेगा तो भी वो सही है. ठीक है, तो ये वही बात है कि जैसे एक थोड़ा सा अजीब है. ठीक है, जैसे एक माँ के लिए, ठीक है, एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, ठीक है, फिर भी वो माँ उतना ही प्यार करती है, बिकॉज उसका प्यार अनकंडीशनल है. सो वैसे ही चाहे कितना ही घटिया आप लॉ बना के लेके आ जाओ, ठीक है, और इस बॉक्स में डाल दिया तो फिर वो कोई भी उसके ऊपर कोई भी ज्यादा आप ऊपर नीचे उस पर कर नहीं सकते, ज्यादा रो नहीं सकते. ह्यूमन राइट वायलेशन और ये सब फंडामेंटल वायलेशन. ठीक है, बट इस पे जुडिशरी ने आगे कुछ बोला है, वो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे. ठीक है, तो थोड़ा ये माँ वाला एग्जाम्पल अजीब सा हो गया होगा, बट समझ आने के लिए, याद रखने के लिए बात याद रखना हमेशा. ठीक है, so including them in the 9th schedule, the government aimed to shield the law land reforms measures. कि गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स लेके आने थे. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट
कुछ करने के लिए, बस उसके पास सॉल्यूशन यही था कि लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए 9th शेड्यूल, ऐसा कुछ शेड्यूल लाने की जरूरत पड़ी उनको फॉर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, द यूज ऑफ 9th शेड्यूल हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इन सब मिनिस्टर्स के नाम आए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के, एटलीस्ट आपको इनकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का टाइम पीरियड था 1964 से 1966, 2 ही साल। उसके बाद ताशकंद में आपको पता है इनकी मौत हो जाती है, आज तक पता नहीं क्यों हुई। ठीक है, तो उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा गॉसिप चाय पे चर्चा मत किया करो, पढ़ो चुपचाप, है ना। ठीक है, सो 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 व्हिच फॉल आउटसाइड दिस टेन्योर। इंदिरा गांधी की अगर बात करें, ये टाइम है 1966 टू 1977। ठीक है, तो ये याद रखना है बात। उसके बाद मोरारजी देसाई का ओनली 1977। ठीक है, ये टाइम थोड़ा याद रहेगा तो आगे फ्यूचर में एलिमिनेट करने में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसी फिलॉसफी पे क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन कर तो सकता है भाई, अभी हमने देखा पार्लियामेंट कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ, यस बिल्कुल डाल सकता है, कोई मना थोड़ी है उनको, कोई रोकेगा, हाथ पकड़ेगा उनका, नो। तो ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि करेक्ट ही पूछा है। The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। लाया तो इसी के कारण गया था, लेकिन जुडिशरी और इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर वो ऐसा है, चेक एंड बैलेंस है, तो इतना एक्सट्रीम तो नहीं होने देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार केबीसी के अंदर, केशवानंद भारती केस के अंदर ये कहा कि ऐसा कोई जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लॉ डाल दिया तो उसको एग्जामिन नहीं कर सकती कोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हिस्टोरिकली लॉ इंक्लूडेड 9th शेड्यूल वर शील्डेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। हिस्टोरिकली ये बात बिल्कुल सही थी। अगर ये क्वेश्चन 2018 में ना पूछ के 1960 में पूछा जाता तो आपका सही होता। ठीक है, बट ये क्वेश्चन अगर अब पूछा गया है तो इसका मतलब ये हिस्टोरिकली सही था बट अब गलत है। दिस चेंज विद द पाइवटल केशवानंद भारती केस 1973। In its ruling, Supreme Court introduced the doctrine of basic structure, which assert that although Parliament can amend the Constitution, it cannot modify it. It's a fundamental framework. If the law within the 9th schedule infringes the basic structure of the Constitution, it may be reviewed by the court and potentially invalidated। और इसी बात को ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। तो मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन फॉर दी होमवर्क, जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चन देता हूं मुझे पता है, बट अगर आप इनको कर लोगे तो आपका फायदा है, आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही 10 15 20 50 रीले देख लेते हो तुम लोग। ठीक है, वो भी कौन सी, स्टडी व्लॉग्स। ठीक है, तो उनसे तो बेटर है कि थोड़ा सा रिसर्च कर लो और थोड़ा जान लो और लिख दो नीचे। ठीक है, स्टडी के अंदर तो कुछ होता नहीं है ना, वो पढ़ते, वो 12 घंटे 18 घंटे बोल रहे हैं, तुम उनसे रिलेट कर लेते हो, वहां टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा जब कमेंट करो और इससे तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चन और आगे फ्यूचर याद होगा। ठीक है, तो वहां टाइम वेस्ट ना करके कुछ जो है वो आप पर्पसफुल काम कर सकते हो। तो इट मे बी रिव्यूड बाय द कोर्ट्स एंड पोटेंशियली इनवैलिडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स। तो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन बताना ही भूल गया। यस, होमवर्क है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा केस लॉ है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी। ठीक है, कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, मुझे वो केस बताओ, वो केस कौन सा था जिसमें ये नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी, किसी भी पार्लियामेंट स्टेट लॉ को कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है इन ऑर्डर टू इन द 9th शेड्यूल विद रेफरेंस टू द 9th शेड्यूल। सो ये कौन से केस लॉ का नाम बताइए मुझे, ये कब आया था, इस लॉ का नाम क्या है, केस लॉ कौन सा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains the provisions of regarding Anti-Defection Act? सेकंड में तो नहीं है, इतना पढ़ के आए हैं। फिफ्थ में भी नहीं है, पढ़ के आए हैं। एट्थ में लैंग्वेज है, ये भी नहीं है। 10th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। 10th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर, ये बात दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, आगे अब आपको एंटी डिफेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये मैं फिर से एंटी डिफेक्शन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी बात करूंगा और फिर मैं अमेंडमेंट्स के अंदर भी एंटी डिफेक्शन को फिर से डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो बस अभी इतना दिमाग में रखो 10th शेड्यूल के अंदर। अब यहां से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसी क्वेश्चन से, कि ये 10th शेड्यूल किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर आया गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बता दो मुझे फटाफट, किन की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर 10th शेड्यूल आया गया। ठीक है, एक अमेंडमेंट एक्ट भी है एंटी डिफेक्शन का एक्ट, तो चलो आपको आगे पता चल जाएगा सीरीज के अंदर। ठीक है, बट मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप तो बता दो
किसकी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी ये पूछा हुआ है। क्लियर? ठीक है। सो अब लास्ट में हम बात करते हैं ये सारे शेड्यूल्स की। ठीक है, 11th एंड 12th शेड्यूल को मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, इसको मैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज जब मैं करवाऊंगा उसमें कुछ अगर शेड्यूल का क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन बेसिकली पंचायत एंड उससे म्युनिसिपैलिटी से, तो उसको वहां पे मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। ठीक है, सो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स शेड्यूल पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, और इसके लिए ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगी, मुझे पता है आपको ये बहुत लोगों ने बताई होगी निमोनिक्स, बट ठीक है मेरा कर्तव्य है आपको यहाँ पे बताना, तो एक बार अगर जिसको नहीं पता वो इस तरीके से इसको याद कर सकता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी मने टेरिटरीज एंड द स्टेट्स, ठीक है, ई मतलब एम्यूलमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन एंड ओथ्स, आर फॉर राज्यसभा, ठीक है, एस मतलब शेड्यूल एरियाज, ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो 6 शेड्यूल, फिर फेडरल लिस्ट एफ से, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन जो है नॉट एंटी डिफेक्शन क्या 9 शेड्यूल, ठीक है, डी फॉर डिफेक्शन, पी फॉर पंचायत एंड एम फॉर म्युनिसिपैलिटी। अगर आपको इस तरीके से याद हो ये सब जुगाड़बाजी से तो बहुत बढ़िया, मुझे तो सीधा ही याद है। ठीक है, जिन जिनको सीधा सीधा याद है वो सीधा सीधा याद कर लो, सीधी सीधी बात है, इतना कोई डिफिकल्ट है भी नहीं। ठीक है, फोर्थ राज्यसभा में, फिफ्थ सिक्स आपको पता ही है, जब क्वेश्चन करोगे सेवंथ के अंदर भाई अपनी सारी लिस्ट दी हुई है, एट्थ में लैंग्वेजेस दी हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको अच्छे से कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं आगे एड्रेस करूंगा कोई और टॉपिक के अंदर। ठीक है, डिफेक्शन पंचायत म्युनिसिपैलिटी ये है। सो ये था आज का एपिसोड 4। एपिसोड 5 में हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटी सी प्रियम्बल से कितने सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। सो एपिसोड 5 में हम बात करेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट